मॉर्निंग दोस्तों, मैं शाहरुख खान आपके साथ। आज हम बातें करेंगे बीए थर्ड ईयर पर और बीए थर्ड ईयर के पेपर थर्ड पर। तो पेपर थर्ड जो है वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पेपर थर्ड जो है मोस्टली आपकी जो इसमें जो भी यूनिट्स हैं, जो भी आपकी बातें होंगी वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे होंगी। या तो कोई थिंकर्स आपको बता रहा होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में सीखेंगे, इसकी सिलेबस क्या है। तो बीए थर्ड ईयर का जो पार्ट थर्ड का तीसरा पेपर है, उस तीसरे पेपर की सबसे पहली यूनिट है ये। ठीक है, इस यूनिट को तुम समझ सकते हो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी एंड अप्रोचेस। मतलब कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसका स्कोप मतलब उसका एरिया कहाँ कहाँ तक है प्राकृतिक रूप से, उसका अर्थ क्या है, एंड थ्योरीज उसकी परिभाषाएं क्या है, एंड अप्रोच मतलब उसकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है। ट्रेडनस विद साइंटिफिक, ट्रेडनल या तो ट्रेडिशनल रूप से होनी चाहिए या फिर साइंटिफिक रूप से होनी चाहिए। ठीक है, या तो ट्रेडिशनल रूप से होनी चाहिए या फिर साइंटिफिक रूप से। ठीक है, दोनों रूप से हमने देखनी है। एंड बिहेवियरेट, रियलिस्ट, सिस्टम, गेम, कम्युनिकेट, डिज़ाइन मेकिंग। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का। और इसके बाद जो है ये बिल बढ़ा रहा है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन, यदि आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समस्त राजनीति में समस्त। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्त शक्ति के समान लिए संघर्ष है, विवेचना कीजिए। आपसे वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? क्वेश्चन वो कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। वो कह सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दीजिए, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो किसी भूभाग के अंदर की जो राजनीति है उससे कंपेयरिंग करके बताइए। ठीक है, या आपसे वो ये पूछ सकता है कि जो राजनीति है वो है क्या, या इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है क्या वो शक्ति के लिए संघर्ष है। आपने इस पर क्या टिप्पणी कीजिए। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले तो हमारा मेन मकसद यही है कि हमें शक्ति का अर्थ जानना है। शक्ति है क्या है, इसका प्रकार और प्रयोग क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर एंड टाइप्स एंड यूजेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शक्ति जो है क्या है, अगर इसे तुम समझने की कोशिश करो तो कह सकते हो कि शक्ति किसी की सामर्थ्य होती है, या वो किसी ह्यूमन की हो या फिर किसी देश की हो। किसी देश की वह सामर्थ्य या किसी ह्यूमन की वह सामर्थ्य। अगर मनुष्य की शक्ति के बारे में गए तो ह्यूमन की, मनुष्य की सामर्थ्य हो जाएगी। और यदि किसी देश की शक्ति के बारे में कहेंगे तो देश की सामर्थ्य हो जाएगी। किसी देश की वह सामर्थ्य जो वो दूसरे देश पर अपने मन अनुसार या अपने मन मुताबिक काम करवा सकता है, या फिर उसके जो कोई दूसरा देश काम कर रहा है उसे रुकवा सकता है या रोक सकता है। ठीक है, ये क्या है, उसकी शक्ति हो गई। मैं समझता हूँ यहाँ पर शक्ति आपको समझ में आ गई होगी। शक्ति क्या है? शक्ति एक ऐसी सामर्थ्य है कि वो क्या करता है, जिसके द्वारा किसी दूसरे देश पर अपने मनानुसार कार्य करवाता है, या फिर उसके जो वो कार्य कर रहा है उसको वो रुकवा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी शक्ति है। लेकिन इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ मिला था, कैसे मालूम पड़ गई थी? जो राज्य का शक्ति सिद्धांत है वो क्या है, सबसे पहले 19वीं शताब्दी में दिया था हेनरिक और ट्रीटस्की ने। ठीक है, ये विद्वान थे और फ्रेडरिक नीत्शे जो थे दार्शनिक थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था। ठीक है, इन्होंने और इनके साथ साथ कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताने की कोशिश की, जैसे एरिक काफमान है। ठीक है, एरिक काफमान ने तो यूँ कहा कि राज्य का जो वास्तविक और सामाजिक जो स्वतंत्र जो कार्य है उसका कोई मनुष्य जो है अपनी जो उसकी जनता है उसको स्वतंत्रता देना नहीं है, उसको अच्छे से रखना नहीं है। सबसे मेन काम ये है कि वो क्या करे, युद्ध करे, और युद्ध में क्या करे, कामयाबी हासिल करे। एरिक काफमान ने कहा था ये। एरिक काफमान बताना चाहते थे कि राज्य का जो सबसे अहम कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है कि दूसरे देशों से युद्ध कर विजय प्राप्त करना। ठीक है, ये राज्य का सबसे अहम कार्य होता है, सबसे मेन कार्य यही होता है। इसी तरीके से फिर उन्होंने दूसरे शब्दों में कहने की कोशिश की
कि युद्ध में राज्य का वास्तविक रूप, ये इन्होंने कहने की कोशिश की कि युद्ध में राज्य का वास्तविक रूप प्रदर्शित होता है। युद्ध क्या है, हमेशा किसी देश का वास्तविक रूप प्रदर्शित करता है, वो किस रूप में है। युद्ध का राज्य की श्रेष्ठतम कृति है जिसमें उसका विशेष स्वभाव अपने चरम विकास की स्पर्श करता हुआ परिलक्षित होता है। देखो यहाँ बता रहा है परिलक्षित होता है, परिलक्षित होता है इसका मतलब क्या हो गया, परिलक्षित होता है इसका मतलब हो गया उसका मालूमात करता है, दर्शाता है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से युद्ध करता है तो उस समय उसकी हकीकत का पता पड़ता है, वो कितनी पावरफुल है या फिर उसका विकास, चरम विकास, कितना विकासशील है वो। ठीक है, तो ये हमें मालूमात होगा। इसके बाद अगर तुम देखने की कोशिश करो तो सबसे पहले क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि जो है राजनीति व्यवस्था एवं शक्ति, राजनीति व्यवस्था व शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था क्या है और शक्ति क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम एंड पावर। देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि राजनीति क्या है, राजनीति व्यवस्था है क्या है, किसी कोई एक देश, जैसे देखो यहाँ पर तुम कह सकते हो राजनीति विज्ञान में राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले एवं मानव के सार्वजनिक व्यवहार का निर्माण करने वाले तथ्यों का शक्ति का आध्यात्मिक महत्व है। ठीक है, बेकर साहब ने, कैटलिन साहब ने अपने अपने अनुसार बहुत कुछ बताया। जैसा कि बेकर ने कहा था राजनीति को शक्ति से हम क्या नहीं कर सकते, पृथक नहीं कर सकते। जहाँ शक्ति होगी वहीं राजनीति होगी, वरना जहाँ शक्ति नहीं है वहाँ राजनीति नहीं है। ये तो आप ऐसे ही फिजिकली देख सकते हो कि जो राजनीति करता है डेफिनेटली उसके पास क्या है, पावर है, जब भी वो राजनीति कर सकता है। अगर उसके पास पावर नहीं है तो डेफिनेटली वो राजनीति नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों के बिना हम संभावना ही नहीं कर सकते कि राजनीति शक्ति के बिना हो सकती है। ठीक है, जहाँ राजनीति होगी वहाँ शक्ति होगी। ये किसने बताया, बेकर साहब ने बताया। इसी के अनुसार इसी तरीके से जो आपके कैटलिन है, कैटलिन साहब ने कहा कि राजनीति क्या है, शक्ति का विज्ञान है। राजनीति है क्या, एक्चुअली में राजनीति है क्या है, राजनीति व्यवस्था होती क्या है, वो शक्ति का विज्ञान है। शक्ति के बारे में जो है सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो राजनीति के अंदर पढ़ लेंगे कि ये इसमें शक्ति है, ये इसको शक्ति दी गई, ये शक्ति है, ये क्या सारी राजनीति के अंदर है। तो कैटलिन साहब ने क्या कहा, जो राजनीति है उन्होंने कहा राजनीति क्या है, शक्ति का विज्ञान है। ठीक है, इसी तरीके से इसे हमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि वायरसड है, बहुतों ने कहा, इसे तुम आराम से पढ़ लोगे और देख भी लोगे। देखो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तब क्या होगा, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें कि पावर क्या है, कि शक्ति है क्या है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, देखो दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने व उनसे अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार कराने, मनमाना व्यवहार कराने और उन्हें रोकने की सामर्थ्य या योग्यता क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि कोई दूसरा देश या कोई दूसरा मनुष्य कोई दूसरे देश से या दूसरे मनुष्य से अपने मन मुताबिक काम करा लेता है, या फिर वो जो काम कर रहा है उसे रुकवा दे। ठीक है, रोकने की सामर्थ्य रखता है, या फिर उसकी जो वो योग्यता है उसकी रोकने की। ठीक है, वो सामर्थ्य या योग्यता कुछ भी कह लो, वही क्या है, उसकी शक्ति है, वही क्या है, उसकी पावर है। पावर फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, इट इज़ द फ्रॉम द इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनुसार ये परिभाषा हो गई। इसे हम देखो और तरीके से सेम यही है, योग्यता को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि शक्ति सामर्थ्य है जिससे एक दूसरे राज्य में अपनी इच्छाओं की मानवता है और वो क्या करता है, दूसरे राज्यों को अपने सम्मान, अपनी इच्छाओं का पालन करने हेतु बाध्य करता है। बाध्य, देखो यहाँ सब वर्ड क्या आया, वर्ड आया है बाध्य। बाध्य का मतलब होता है मजबूर, राजी राजी गैर राजी तुझे भाई ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, इसकी शक्ति हो गई और पावर हो गई। ठीक है, तो क्या है, जैसा कि इन्होंने बताया शक्ति और सामर्थ्य क्या है, किसी दूसरे राज्यों को अपनी इच्छानुसार कार्य कराने के लिए बाध्य करना, या किसी दूसरे राज्य जो काम कर रहा है उसको अपने मनानुसार कार्य को रोक देना, उसके जो वो काम कर रहा है उसे रोकना ही क्या है, उसकी शक्ति है, पावर है। अब देखो शक्ति और शक्ति के साधन क्या है, शक्ति के साधन क्या है, देखो यहाँ पर शक्ति के साधन, पावर एंड मीन्स, केवल साधन। देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, कहा है केवल साधनों की होने से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, केवल साधनों के होने से शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब हमारे पास साधन है और हम कहें कि हमें शक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। शक्ति कैसे प्राप्त होगी, जो हमारे पास साधन है उन साधनों का उचित तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से प्रयोग कर लें। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। इसीलिए कहते हैं कि साधन और शक्ति
दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेड है या एक कह सकते हो अनुक्रमानुपाती हैं। यदि साधन हम अच्छी तरीके से प्रयोग करेंगे तो हमारी शक्ति भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यदि हम या यूँ कह लीजिए किसी की शक्ति बढ़ी हुई है, किसी की शक्ति ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ के जो साधन है वो समझ लो कि अच्छे से प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने ही बताया, शक्ति को प्राप्त करने के लिए साधनों को इस प्रकार प्रयोग करना होता है कि राष्ट्र के व्यवहार प्रभावित करें। हैरोल्ड और लॉसवेल, ये दो हैं, कौन कौन है, हैरोल्ड और लॉसवेल। हैरोल्ड और लॉसवेल अब्राहम कैपलन के अनुसार महत्वपूर्ण नियमों में भाग लेना ही क्या है, शक्ति है। ठीक है, और कुछ है नहीं, जो मैंने तुम्हें बताया वही है इसमें, और ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं। बाकी बेस फील्ड में इसने ऐसा कर दिया। देखो ये बात कह रहे हैं कि अनेक कार्य जो हैं, अनेक कार्य इस प्रकार हैं जो कानून, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानव कल्याणकारी शक्ति के प्राप्त करने की इच्छा बगैर किए जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्र इस प्रकार के कार्यों का निष्पादन कर रहा हो तब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यदि कोई राज्य क्या करे, कानून, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानव कल्याणकारी शक्ति के इच्छा के बगैर ही कोई कार्य करता है, ठीक है, उसे कोई लोभ नहीं है कि हमें आर्थिक लाभ हो या सांस्कृतिक लाभ हो या फिर किसी तरीके का भी लाभ हो, वो क्या है, इन बगैर इच्छा के बगैर के क्या कर रहा है, देश को चला रहा है या देश की सेवा कर रहा है, तो समझ लीजिए वो क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त नहीं माना जाएगा। यदि वो इनको ध्यान में रखते हुए, क्या क्या, कानून को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक लाभ को ध्यान में रखते हुए, सांस्कृतिक कल्याणकारी शक्ति को ध्यान में रखते हुए यदि ये कार्य कर रहा है तो तुम समझ सकते हो कि डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहा है या व्यस्त हो रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कि शक्ति का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर कि हम जो शक्ति है उसको किस तरीके से बांटा गया है। देखो शक्ति को जो है निम्न प्रकार बांटा गया है। कैसे, नंबर 1 प्राकृतिक, नेचुरल रूप से जो प्राकृतिक शक्ति होती है नेचुरल, एक होती है सामाजिक शक्ति सोशल पावर, एंड एक और होती है प्रत्यात्मक शक्ति आइडिएशनल पावर। ठीक है, तो टोटल कितने हुए, शक्ति को कितने रूप में बांटा जा सकता है, 3 रूप में बांट सकते हैं। ठीक है, एक तो कौन सी, नेचुरल पावर, सोशल पावर एंड आइडिएशनल पावर। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो प्रथम वर्ग में भौगोलिक विशेषताओं को प्राकृतिक जनसंख्या आदि में शामिल, द्वितीय वर्ग में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय मनोबल शामिल है, तृतीय वर्ग में क्या है, आदर्श बुद्धि, दूरदर्शिता शामिल है। ठीक है, तो देखो प्रथम वर्ग में क्या है, भौगोलिक विशेषताएं जो नेचुरल पावर है, देखो प्राकृतिक शक्ति, ठीक है, नेचुरल पावर जो हमें गॉड से ऑटोमेटिकली प्राप्त हुई है। जैसे जो भौगोलिक शक्तियाँ होती हैं, भौगोलिक क्या है, जो भूभाग से संबंधित शक्तियाँ हैं, या फिर प्राकृतिक साधनों की रिलेटेड शक्ति हो गई, या फिर जनसंख्या आदि हो गई, नेचुरली तो है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रथम वर्ग में है, प्राकृतिक शक्ति हो गई ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ क्या है, द्वितीय वर्ग में मतलब सामाजिक शक्ति में क्या होता है, आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा, राष्ट्रीय मनोबल। ठीक है, ये क्या हो गई तुम्हारी सामाजिक शक्ति में हो गई। यदि प्रत्यात्मक शक्ति देखें, आइडिएशनल शक्ति क्या होती है, तृतीय वर्ग में क्या होती है, आदर्श बुद्धि, दूरदर्शिता, ये क्या है तुम्हारी आइडिएशनल शक्ति है। अब देखो शक्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ क्या है, पावर, शक्ति के प्रकार। तो शक्ति के प्रकार क्या है, तुम यहाँ देख सकते हो कि जो शक्ति है, शक्ति जो है, शक्ति के एक नहीं अनेक रूप हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, शक्ति एक नहीं अनेक रूप हैं, इसका मापन जटिल होता है। शक्ति एक ही रूप में नहीं देखी जा सकती है, क्या है, इसके अनेक रूप हैं, हम इसे माप भी नहीं सकते। हमें से क्या है, माप कितनी, इसके पास कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, इसे मापना भी क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। फिर भी क्या है, हम इसे मापने की निम्न प्रकार कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि वैज्ञानिक थे कौन से, होल्ड, गेमर, एडवर्ड, देखो होल्ड, हेमर, एडवर्ड सिल्स, ये क्या है, वैज्ञानिक है। इन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जिसकी मात्रा में वह अपनी इच्छा अनुसार दूसरे से
काम करवा सके या दूसरे के व्यवहार में परिवर्तित करवा सके। ठीक है, किसी की शक्ति हम कैसे माप सकते हैं? देखो इसे डेफिनेटली यूनिट तो कह नहीं सकते, इसके बाद 5 यूनिट शक्ति है, 10 यूनिट शक्ति है, ऐसे नहीं कह सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसे एक संभावना, मेरे अनुसार कहो तो संभावना कर सकते हैं। जैसा कि गोल्डहैमर एवं एडवर्ड साहब ने बताया था कि जो कोई देश दूसरे देश से अपनी इच्छा अनुसार जितना कार्य करा सकता है, या फिर जो वो कार्य कर रहा है अपनी इच्छा अनुसार उसमें कितना वो परिवर्तित करा सकता है, तो यही क्या है हमारी वो शक्ति है। उतनी ही शक्ति है जितना हमने कुछ से काम करा लिया है या फिर उस जितने काम में परिवर्तन करा दिया है, वो क्या है, यही हमारी शक्ति है। ये बात समझ में आ गई। शक्ति को इन्होंने इस प्रकार के मापने की कोशिश की। दूसरा क्या है कि व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर भी माप सकते हैं। दूसरा है बौद्धिक औचित्यपूर्ण के आधार पर। ठीक है, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर कैसे माप सकते हैं? जो व्यवहारिक परिवर्तन आधार है उसमें भी हम 3 प्रकार से नाप सकते हैं। तो बल से, प्रभुत्व से और छल योजन से। ठीक है, हम कैसे काम करा सकते हैं किसी से, जो दूसरा है, किसी दूसरे से अपने मन अनुसार कैसे काम करा सकते हैं? या तो हमारे पास बल हो तब हम काम करा सकते हैं उससे, या फिर क्या हो, प्रभुत्व हो। देखो, या तो फिर बल हो या प्रभुत्व हो। प्रभुत्व मतलब वो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, या फिर छल योजन से, या उसे छल दे करके। 3 प्रकार से काम करा सकते हैं हम दूसरे से अपने मन अनुसार। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? व्यवहार परिवर्तन के आधार पर। दूसरा क्या है? तीसरा है औचित्यपूर्ण आधार पर। औचित्यपूर्ण आधार क्या है? देखो, औचित्यपूर्ण आधार पर मैक्स वेबर ने कहा, इसमें मैक्स वेबर ने कहा था कि हम क्या 3 प्रकार से बता सकते हैं इसे। एक तो कानूनी या वैधानिक रूप से। क्या सा? कानूनी या वैधानिक रूप से, परंपरागत रूप से और करिश्मावादी रूप से। या तो कानूनी रूप से कोई काम करा लेते हैं, या फिर परंपरा जो करते आ रहे हैं, परदादा ने किया, दादा ने किया, दादी ने किया, भाई तुम्हारे ये दादा ने भी किया था तुम्हें भी करना पड़ेगा, अब तुमने किया तुम्हारे बच्चों को भी करना पड़ेगा, ये परंपरा हो गया भाई। कानूनी रूप से मतलब ये आर्टिकल, जैसा कि समानता है आर्टिकल में, भाई तुम ये काम नहीं कर सकते क्यों, आर्टिकल ये है। इस तरीके से हम वैधानिक रूप से करा सकते हैं, कानूनी रूप से। एक करिश्मावादी मतलब ऑटोमेटिकली कोई काम से हो करवा लें हम। ठीक है, ये वो क्या हो गया? करिश्मावादी है, इत्तेफाकन कह लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से बहुतों ने अपने अपने अनुसार बताने की कोशिश की। बायर्स जो ये बायर्स ट्रेड है, इन्होंने अपने अनुसार बताने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर शक्ति का प्रकार मापने की कोशिश यहाँ पर ख़त्म होती है। नंबर 3 हमने पढ़ ही लिया। नंबर 4 कह रहे हैं और औपचारिकता के दृष्टिकोण के शक्ति के प्रकार, कि कितनी प्रकार की शक्ति है औपचारिक रूप से। ठीक है, देखो शक्ति जो है अगर औपचारिक रूप से देखोगे तो एक तो औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक। ठीक है, एक तो औपचारिक शक्ति हो गई और एक क्या हो गई? अनौपचारिक शक्ति हो गई। अनौपचारिक शक्ति, ठीक है, औपचारिक शक्ति और अनौपचारिक शक्ति। अब क्या है इसमें, क्या है देखिए, जो औपचारिक शक्ति कानून अथवा संविधान द्वारा मान्य शासकीय अधिकारियों के पास रहती है। ठीक है, तो कौन सी औपचारिक शक्ति जो है वो किसके पास रहती है? एक तो शासकीय अधिकारियों के पास, ठीक है, और उन्हें जो शासकीय अधिकारी हैं, जो शासक हैं, जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उन्हें कहाँ से मिलती है? वो संविधान से मिलती है। कहाँ से? संविधान से मिलती है। ठीक है, तो जो संविधान से शक्ति प्राप्त हो रही है वो कौन सी होगी? औपचारिक शक्ति। इन्होंने जो वेबर साहब हैं, वेबर ने इन्हें क्या कहा? सत्ता की संज्ञा दी। सत्ता मतलब जो सरकार है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? इसे सरकार कह दिया भाई। जो कानूनी रूप से उसे पावर मिल रही है वो सरकार हो गई। और अनौपचारिक रूप से कैसी हो गई? अनौपचारिक रूप से हो गई तुम्हारी कि अनौपचारिक रूप से भी एक शक्ति वास्तविकता होती है, यह अनेक व्यक्तियों समूह में विद्यमान रहती है। ठीक है, अनौपचारिक रूप से मतलब कि हर एक किसी के पास अपनी एक शक्ति, जैसे मुझे जो मेरे अंदर की जो इनर पावर है, मान लो अभी मैं 50 किलो का अभी क्या करूँ, बात उठाने लगे, 50 किलो कट्टा उठाने लग जाऊँ, या फिर किसी से लड़ने के लिए राजी हो जाऊँ एक साथ। ये कौन सी मुझे संविधान ने थोड़ी दी है, मुझे कहीं से पावर दी थोड़ी है, ये मेरे अंदर ही है भाई, ऑटोमेटिकली है। ठीक है, ये क्या है? अनौपचारिक रूप से मेरे इनर ही पावर, ये मेरी अंदरूनी पावर है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अनौपचारिक रूप से हो गई वास्तविकता। या फिर और इससे ऐसे भी समझ सकते हैं हम, कैसे कि जैसे कोई समूह है, ठीक है, कोई समूह जैसे ही हो जाता है तो क्या हो जाता है? उनके पास क्या है?
मान लो 10-20 लड़के, अभी तुम एक ही देख लो, कहीं एक लड़का होगा या एक इंसान होगा तो क्या करता है वो, कोई भी काम करने से डरता है, कहता है भाई कानून के अनुसार ये गलत है। और यही क्या हो जाए, अभी 40-50 हो जाए इकट्ठे तो वो कोई भी काम, गलत काम हो वो भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अनौपचारिक शक्ति आ गई। अब अनौपचारिक शक्ति मतलब मेरे पास कुछ पावर थी, दूसरा आया उसके पास भी कुछ पावर है, तीसरा आया कुछ उसके पास भी कुछ पावर है, चौथा आया उसके पास भी कुछ पावर है। इस तरीके से क्या हुआ, एक संगठन हो गया शक्ति का। और उस संगठन क्या, वो शक्ति जो हमें किसी ने दी नहीं, जो सभी की इनर पावर जो थी, जो सभी की जो पावर थी मिलकर के एक शक्ति बन गई, वो क्या अनौपचारिक शक्ति हो गई, जिसके कंट्रोल में आकर हम कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, वो संविधान ने तो हमें दी नहीं, किसी कानून ने तो हमें दी नहीं, सिर्फ क्या है अनौपचारिक रूप से शक्ति है हमें। ठीक है, अब है कि शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे भाई हम। अब हम शक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखो शक्ति को प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब यदि शक्ति स्वयं धारक द्वारा प्रयुक्त की जाती हो। क्या कह रहा है ये, यदि शक्ति स्वयं धारक द्वारा प्राप्त की जाती हो, ये क्या हो गया प्रत्यक्ष रूप से। मान लो मेरे पास शक्ति है और मैं ही इसका यूज कर रहा हूँ, ये क्या हो गया प्रत्यक्ष हो गई। अप्रत्यक्ष क्या हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई, जो शक्ति जिसके पास है वो यूज नहीं कर रहा, जो शक्ति जिसके पास है वो यूज नहीं कर रहा, उस शक्ति को कौन यूज कर रहा है, उस शक्ति को जो है दूसरा यूज कर रहा है उसने। जैसे कि मान लो अभी सरकार है, मान लो कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, और उनके पास काफ़ी पावर है, उन्होंने क्या किया, कुछ शक्तियाँ अपनी दूसरे शख्स को दे दी, भाई तुम्हें ये मैं अथॉरिटी देता हूँ और तुम जा कर के क्या करो वहाँ पर चेकिंग कर लो। तो उन्होंने अपनी कुछ शक्तियाँ क्या कर दी, दूसरे इंसान को दे दी। तो ये क्या हो गई, अप्रत्यक्ष शक्ति का यूज कर रहा है। जो दूसरा इंसान क्या है, वो अप्रत्यक्ष शक्ति का यूज कर रहा है। प्रत्यक्ष मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है वो अपने आप ही किसी अपनी शक्ति का यूज करें तो प्रत्यक्ष रूप से। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम और तुम्हारे बिहेवियर में देखो तो आप कह सकते हो कि जैसे अभी हमारे पापा जी हैं, ठीक है, पापा अभी कहें हमसे कि अरे जब पकड़ के ले जाओ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और उससे पकड़ लाते हैं। तो ये जो हमारे पास हिम्मत आई, जो शक्ति आई थी, वो कहाँ से आई थी, पापा ने तो कहा था हमसे, वो अप्रत्यक्ष रूप से पापा की शक्ति को यूज किसने किया, हमने कर लिया। ठीक है, अगर पापा खुद उससे पकड़ के ला रहे हैं तो वो डायरेक्टली प्रत्यक्ष शक्ति का यूज हो गया। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तुम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति दोनों समझ चुके होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब इसने नंबर तीसरा भी कह दिया भाई कि नंबर 3 प्रकार से शक्तियों का यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये देखो, इन्होंने कहा कि शक्ति जो है 3 प्रकार से यूज हो सकती है। क्या नंबर तीसरा क्या है, दृष्टि की शक्ति की प्रकार से। ठीक है, शक्ति प्रवाह अथवा दिशा की दृष्टि शक्ति का प्रकार। ठीक है, इसका प्रकार कैसा है, हम इस तरीके से प्रकट कर रहे हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एक पक्षीय शक्ति है या द्विपक्षीय शक्ति है या बहुपक्षीय शक्ति है, ये भी डिपेंड करता है शक्ति का यूज होने पर। या एक पक्षीय शक्ति है तो इजीली, द्विपक्षीय है तो उसमें प्रॉब्लम, और बहुपक्षीय है तो उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यूज करने में। ठीक है, इन्होंने चौथा बताने की कोशिश की। चौथा है केंद्रीकरण के आधार पर शक्ति के प्रकार। यदि हम केंद्रीकरण के आधार पर देखें शक्ति कितने प्रकार की होती है, देखो अब क्या आ गया, केंद्रीकरण आ गया, इसमें क्या आ गया, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के आधार पर देखेंगे शक्ति के प्रकार कितने हैं। देखो नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय शक्ति, इंटरनेशनल पावर। नंबर दूसरा है राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। भूखंड विशेष से संबोधित शक्ति। ये 3 प्रकार की शक्ति हो गई। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो अंतर्राष्ट्रीय, देखो मैंने क्या कहा था, राजनीति और शक्ति दोनों क्या है, जहाँ राजनीति होगी वहाँ शक्ति मिलेगी 100%, और जहाँ शक्ति होगी वहाँ राजनीति ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है। जहाँ शक्ति निर्भर है राजनीति पर, राजनीति निर्भर है शक्ति पर, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। तुम्हें पता है कोई लीडर होता है वो हमेशा कोई गुंडे पाल रखेगा, है कि नहीं, तभी तो उसके पास पावर आएगी। और जो गुंडा है वो गुंडा नहीं बन सकता किसी की कीमत पर, जब तक उसे राजनीति क्या नाम है, सपोर्ट ना मिले। ये बिहेवियर है भाई, देख लेना वरना तुम। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, ये 3 प्रकार समझ लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ गया तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति हो जाएगी उसके पास, और एक राष्ट्रीय शक्ति हो जाएगी, ये भूखंड विशेष शक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार से तो देख सकते हो। अब क्या है, राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति, मतलब इसमें डिफरेंट क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं क्वेश्चन बना दूँ आपसे कि जो राजनीतिक शक्ति है, जो राजनीतिक शक्ति है और सैन्य शक्ति है, कौन सी, सैन्य शक्ति, इन दोनों में क्या करना है तुम्हें, डिफरेंट बताना भाई। डिफरेंट बताइए, डिफरेंट क्या है। डिफरेंट मतलब अंतर, क्या बताना है, अंतर।
कह रहा भाई इनमें अंतर बता दो कि राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है। वो इस तरीके से भी तुमसे पूछ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री पावर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड मिलिट्री पावर। ही कैन आस्क यू ऑल्सो दैट व्हाट इज द मेन फैक्ट ऑफ द मिलिट्री पावर एंड पॉलिटिकल पावर। ओके, ही कैन आस्क यू मैनी टाइप्स। तो आपको घबराना नहीं है, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आंसर का जवाब देना है, ठीक है। जैसा कि इन्होंने कोशिश की कि शक्ति के संबंध में मात्र यही सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति के संबंध में शक्ति के संबंध में मात्र यही सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, शक्ति किसके लिए, अपितु यह भी है कि शक्ति का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं है कि शक्ति किसके लिए है, क्वेश्चन तो ये है भाई कि शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है, किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। वो तुमने फंडा देखा होगा 5W और 1H वाला, सॉरी 5W प्लस 1H वाला देखा होगा, ठीक है। क्या देखा होगा, 5W प्लस 1H, ये फंडा देखा होगा। इसी से ये एक ऐसा रूल है, एक ऐसा फंडा है कि इसके अनुसार तुम सारी चीज़ें जो भी है जैसा भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है 5W 1H से। और मैं तो ये आशा करता हूँ तुम्हें ये हर कहीं फंडा अपनाना चाहिए, इसके बगैर तो समझो अधूरी जिंदगी है, ठीक है। तो देखो, शक्ति के संबंध में मात्र यही सवाल महत्वपूर्ण नहीं है कि शक्ति किसके लिए है, अपितु ये है कि शक्तियों का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, ये है, ठीक है। दूसरी बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, यह संभव है कि इसके संदर्भ में आ और बा दोनों ही शक्तिशाली हो सकता है कि जिसके लिए शक्ति है वो भी शक्तिशाली हो और जिन परिस्थितियों में शक्ति का यूज किया जा रहा है वो भी शक्तिशाली हो, लेकिन उनका प्रभाव व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ सकता है। उनका व्यवहार क्या है, बहुत क्षेत्रों पर पड़ सकता है। साथ ही हमें यह भी विचार करना होगा कि दूसरी शक्तियों पर अभिप्सित प्रभाव डालने के लिए उस स्थिति में जबकि अभिप्सित परिणाम हमारे सम्मुख ना आ रहे हों। ये देखिए यहाँ पर ये मेन पॉइंट है, ठीक है। सबसे मेन क्या है, दूसरे व्यक्तियों पर अभिप्सित प्रभाव डालने के लिए भी क्या कर सकते हैं, शक्तियों का यूज किया जाता है, ठीक है। बेशक वो हमारे सम्मुख हमारे फेवर में हो या फिर ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं, उनकी शक्तियों का यूज ही करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, और ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में प्रयुक्त करने वाली धमकी शक्ति को सामान्य रूप से प्रभाव से अलग करती है, ठीक है। ये बात समझ में है। अब इसकी क्या है, लॉसवेल साहब ने और मेडियम साहब ने इसे अपने अपने अनुसार समझाने की कोशिश की, जो भी है, ठीक है। इसको ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। तो इस तरीके से देखो ये बता रहा है निचोड़, ये कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति व सैन्य शक्ति का ही रूप है। या तो राजनीतिक शक्ति हो या फिर सैन्य शक्ति हो, दोनों क्या है, शक्ति का ही रूप है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इन दोनों के बीच अंतर यही है कि राजनीतिक शक्ति व सैन्य शक्ति के स्थान पर प्रमुख रहता है। ये है मेन फैक्ट। देखो यहाँ पर ये जो है आपको ये मेन फैक्ट है कि राजनीतिक शक्ति में सैन्य शक्ति का प्रमुख स्थान रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सैन्य शक्ति और राजनीतिक शक्ति है दोनों शक्ति हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन सबसे मेन अंतर तो यही है कि जो सैन्य शक्ति है उसके ऊपर राजनीतिक शक्ति का प्रभाव रहता है, बल्कि सैन्य शक्ति का राजनीतिक शक्ति का प्रभाव नहीं रहता, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन केस में मैं इसे कह सकता हूँ कि इसमें जो लिखा है, लेकिन कहीं बहुत ही कंट्री में आप देख सकते हो, जैसा कि हमारे पड़ोसी देश में ही, कि जो वहाँ पर सैन्य शक्ति जो है वो राजनीतिक शक्ति पर हमेशा हावी रहती है, ठीक है। कहीं कहीं क्या है डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली क्या देखा गया है कि राजनीतिक शक्ति क्या है, सैन्य शक्ति पर हावी रहती है हमेशा, ठीक है। एक आधी देश है, एक आधी ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्या है सैन्य शक्ति जो है राजनीतिक शक्ति पर हावी हो, हमारे जैसे पड़ोसी देशों में, ठीक। तो इस तरीके से, और इन्होंने आगे बताने की कोशिश की कि इन दोनों के बीच अंतर यही है कि राजनीतिक शक्ति में सैन्य शक्ति का स्थान प्रमुख रहता है, क्योंकि सैन्य शक्ति बल प्रयोग ना होकर बल के प्रयोग की सामर्थ्य, ठीक है। इसका क्या है, बल के प्रयोग की सामर्थ्य, उसके पास बल है उसके प्रयोग करने की सामर्थ्य है भाई उसके पास। इसी के अनुसार मार्गेंथाउ ने कहा कि ना बल शक्ति को मनोवैज्ञानिक शक्ति प्रदान करती है, और इसी तरीके से डायस साहब ने कहा कि राजनीतिक विचारकों ने सैन्य शक्ति को ही राजनीतिक शक्ति के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया है, ठीक है।
मतलब कि डायर साहब कहते हैं कि जो राजनीतिक विचारक हैं, जो राजनीतिक विचार है वो क्या रखते हैं, वो कहना चाहते हैं कि जो सैन्य शक्ति है वो राजनीतिक शक्ति के अंडर में ही रहनी चाहिए, वरना क्या है हमें बहुत परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कोशिश करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति संगठन सिद्धांत, ये संगठन सिद्धांत क्या है, शक्ति का संगठन सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो देखो पावर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, संगठन का सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो देखो हैरोल्ड प्राउट, सॉरी हाँ हैरोल्ड प्राउट, मार्गेट स्प्राउट, देखो स्प्राउट है, ये भी स्प्राउट है, याद करने के लिए बहुत अच्छी आ गई इसमें। हैरोल्ड स्प्राउट और मार्गेट स्प्राउट, इन दोनों ने अपनी अपनी पुस्तकें, उनकी पुस्तक है कौन सी, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने इसमें बताने की कोशिश की कि प्रत्येक राजनीतिक अंतःक्रिया के वर्णन चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, कुछ ना कुछ मात्रा में शक्ति की अवधारणा विद्यमान रहती है। देखो जो हैरोल्ड स्प्राउट है और मार्गेट स्प्राउट है, इन दोनों ने क्या किया, ये कोशिश की है समझाने की आपको, कौन सी अपनी बुक में, इनकी अपनी बुक कौन सी है, फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने इसमें समझाने की कोशिश की चाहे राजनीति इंटरनेशनल लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, या फिर किसी देश के अंतर्गत हो, समझ में आया कि नहीं, या तो वो अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय लेवल पर हो, कहीं भी हो। ठीक है, लेकिन क्या है उनमें शक्ति विद्यमान ही रहती है, दोनों की कोशिश यही रहती है कि कैसे भी शक्ति को एब्जॉर्ब किया जाए, कैसे भी शक्ति को क्या किया जाए, ले लिया जाए, अपने हाथ में ले लिया जाए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो या फिर किसी राष्ट्र के अंदर ही हो। दोनों कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसा कि आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे कि हर एक देश क्या करता है कैसे भी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से कोशिश करे या सैन्य शक्ति से उपयोग करे, कुछ भी वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कहता है कि सभी संगठनों, जो सभी देश हैं उन पर सबसे ज़्यादा पावर किसकी हो, हमारी हो। ठीक है, वहाँ पर भी शक्ति के लिए खींचतान रहती है। इसी तरीके से क्या है हमारे देश में, हमारे देश सॉरी मतलब किसी भी देश में, हमारे देश में क्या, और किसी भी कंट्री में नेशनल राजनीति जो है, राष्ट्रीय राजनीति जो है, वहाँ पर भी क्या है शक्ति को पाने के लिए संघर्ष होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि क्या है, राजनीति क्या है, शक्ति पाने के लिए संघर्ष है। यहाँ से हमारा पूरी डेफिनेशन निकल कर आई कि राजनीति है क्या, राजनीति जो है शक्ति को पाने का, जो शक्ति के पाने के लिए क्या है संघर्ष है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों में क्या है शक्ति पाने के लिए संघर्ष रहेगा। देखोगे तो कहीं बहुत से देशों में बहुत सी पॉलिटिक्स पार्टियाँ होती हैं, वो किसी भी प्रकार क्या करती है, कुछ भी बदौलत कुछ भी कर देती हैं, बल्कि उन्हें पावर चाहिए बस। ठीक है, वो पावर में आना चाहती हैं, बस यही क्या है, हर कहीं खींचतान हो रही है शक्ति की, हमारे पास शक्ति है। इसी प्रकार ये आगे कहना चाहते हैं कि राजनीतिक शक्ति वास्तव में एक राजनीतिक शक्ति वास्तव में एक इस प्रकार की जटिल संकल्पना है जिसके पीछे सदैव ही मान्यता पाई जाती है कि उसके अनेक रूप हो सकते हैं। राजनीतिक शक्ति क्या है, एक ऐसी थिंकिंग है, एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसी सोच है, और इतनी जटिल सोच है कि हम इसे बता ही नहीं सकते भाई ये राजनीति है, क्योंकि ये अनेक रूपों में पाई जाती है। कैसे, तुम कहोगे भाई कैसे पाई जाती है अनेक रूपों में, तुम कह सकते हो कि जो संपत्ति है इसके अनुसार भी तो है, शास्त्र है इसके अनुसार भी तो है, नागरिक है इसके अनुसार भी तो है, अधिकार है ये भी तो है, जनमत भी तो है। इन सभी के प्रभाव में किसी को भी दूसरे पर निर्भर नहीं माना जा सकता। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे पर कभी निर्भर नहीं रहेंगे। तो बताओ कितना डिटेल हो गया ना अपना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार इन्होंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि शक्ति को एकीकरण और केंद्रीकरण करने वाली संगठनात्मक, थोड़ा काला हो रहा है क्योंकि ये जो है ना सारा में क्या है, एक दो बार रीड कर लिया, दो जब पेपर नहीं हुआ तो इसी से कर दिया। ठीक है, तो देखो संगठनात्मक अवधारणा के रूप में प्रतिपादित किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते समय दो बातें याद रखनी चाहिए बस। ठीक है, शक्ति व्यवहारात्मक हो, दूसरी शक्ति संबंधात्मक अवधारणा हो। ये दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या तो हम शक्ति का एकीकरण कर रहे हो या फिर केंद्रीकरण कर रहे हो। बात एक ही है, एकीकरण मतलब
बहुतों के पास शक्तियाँ हैं, उसको क्या है हमने एक शक्ति मिला दी, तो क्या हो एकीकरण हो गया। केंद्रीकरण भी वही, बहुतों के पास शक्तियाँ बहुत यूज़ नहीं करेंगे भाई, एक ही शक्ति यूज़ करेगा, वो क्या होगा केंद्रीकरण हो गया। अभी पाँचों के पास शक्ति थी, अब पाँचों की क्या होगी एक ही जगह शक्ति आ गई, ये क्या होगा केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एकीकरण होता है दोनों। तो ये दोनों हमें करते समय दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, शक्ति व्यवहारात्मक होनी चाहिए और दूसरी क्या शक्ति संबंधात्मक होनी चाहिए, इससे क्या निरंकुशता रुक जाएगी। नेक्स्ट क्या है, यह जरूरी है कि शक्ति के तत्वों व शक्ति के व्यवहार के मध्य संबंधों की स्थापना इस प्रकार की जाए कि उनके आधार पर व्याख्या, पूर्व कथन, अनुभाविक परिरक्षण हो सके। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि शक्ति जो है, जो शक्ति के तत्व जो है और शक्ति का व्यवहार जो है, इन दोनों के मध्य स्थापना की जाए। स्थापना मतलब इन दोनों के मध्य संबंध जो है, संबंध बनाने की कोशिश की जाए, और किस प्रकार हो कि व्याख्यात्मक होनी चाहिए। पूर्व कथन जो पहले कहा जा चुका है कथन के बारे में, जो कथन है पूर्व कथनात्मक होनी चाहिए, और अनुभाविक परीक्षण हो सके। इस प्रकार इनका क्या होना चाहिए, संबंधों की स्थापना होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे। इसके बाद क्या है, गृह राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। देखो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि गृह राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेंड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस नेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आपसे ये भी पूछ सकता है गृह राजनीति से आप क्या समझ सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपसे आप क्या समझते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है गृह राजनीति में धन शक्ति है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य बल। ये दो क्या है शक्ति के प्रमुख तत्व हैं, आप इनसे क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए या इन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, या आपसे ये भी पूछ सकता है सीधा सीधा गृह राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर बताइए। तो आपको क्या है इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के कुछ भी पूछ ले, आपको परफेक्टली आंसर समझते आना और करते आना और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है प्रैक्टिस करना। तो गृह राजनीति में धन शक्ति है। ठीक है, जो नेशनल पावर है, नेशनल पावर में क्या है धन, धन जो है वो शक्ति है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें क्या है सैन्य बल शक्ति है। ये समझ में आया, ये दो चीज़ क्या है शक्ति के प्रमुख तत्व हैं, धन और सैन्य बल। अब दोनों का किस प्रकार कहाँ का यूज होता है ये तुम्हें देखना है। ठीक है, यही तत्व राज्य अथवा राजनीति का नेता को दूसरों का, ठीक है, दूसरों का व्यवहार प्रभावित नियंत्रित करने का क्या करते हैं। एक मिनट, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, गुड। हाँ, तो जो राजनीतिक, ये ही तत्व राज्य अथवा राजनीति नेता को दूसरे का व्यवहार प्रभावित करने, नियंत्रित करने का अवसर प्रदान करते हैं। एक तो पैसा हो और एक सैन्य शक्ति हो, ये दो चीज़ें जो क्या करते हैं, जो दूसरा राज्य है उसको प्रभावित कर सकते हैं या उसको नियंत्रित करते हैं। कैसे, पैसे के अनुसार और सैन्य शक्ति के अनुसार। जैसा कि अब तुम देख सकते हो जो अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, बहुत से देशों को अपने अनुसार कैसे काम कराता है, वो ऐसी पॉलिसी का यूज कर रहा है। कौन सी का, धन शक्ति का और सैन्य शक्ति, इन दोनों का यूज कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, तुम कहोगे भाई कैसे कर रहा है। जो अमेरिका जो है कई राष्ट्रों को, बहुत सारे देशों को क्या करता है, वो सहायता देता है पैसों से, और जब वो सहायता देता है तो वो क्या है अपने अनुसार उनसे काम करा लेता है। दूसरों को क्या करता है, कई देश ऐसे हैं कि उनको क्या सैन्य सहायता देता है, उन्हें ये कहकर कि भाई तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, हम तुम्हें सैन्य सहायता देते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो दूसरे देशों पर कंट्रोल रखता है, या तो धन से कंट्रोल करे या फिर सैन्य बल से कंट्रोल करे। ये राजनीति है अमेरिका की। तो यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि धन शक्ति और सैन्य बल यही दो प्रमुख हैं जो शक्ति के रूप हैं, यही शक्ति को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और इसी से क्या कर सकता है, एक नेता या एक राज्य दूसरे नेता पर नियंत्रित कर सकता है या फिर अपने मनानुसार अपने कार्य करवा सकता है। ठीक है, ये देखो शक्ति राजनीतिक सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है। देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, पावर द सेंटर पॉइंट ऑफ द पॉलिटिकल प्रिंसिपल। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, देखो पावर और क्या है सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु, बिल्कुल केंद्र बिंदु है किसका, राजनीति का। भाई राजनीतिक के सिद्धांतों का, पॉलिटिकल प्रिंसिपल, राजनीतिक सिद्धांतों का। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो देखो इसे आप कैसे समझ सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि
शक्ति की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांतों के प्रारूपों के केंद्र बिंदु बनाना आवश्यक है। इस कार्य को करने के लिए दो कार्य किए गए। इस कार्य को करने के लिए क्या किया गया? दो कार्य किए गए, और दोनों कार्य क्या है? अति आवश्यक है। नंबर एक, शक्ति का समुचित धारणा का विकास। जो शक्ति है उसकी समुचित धारणा का विकास होना चाहिए। नंबर दूसरा है उन सामान्यीकरणों का निर्माण जो राजनीतिक वैज्ञानिक शक्ति व्यवहारों के मध्य और उचित व्यवहार और आधारों के मध्य विकसित संबंधों के अनुभव पर आधारित परीक्षण हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, ये इन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो राजनीति शक्ति है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? शक्ति का केंद्र बिंदु है। जो शक्ति जो है राजनीतिक सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है। मैं अपोजिट बोल गया, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत शक्ति का नहीं, शक्ति जो है राजनीतिक सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत वही होंगे जहाँ शक्ति होगी। डेफिनेटली ऐसे मैंने तो अभी बताने की कोशिश की थी एक ही बात में कि राजनीतिक बात है, राजनीतिक सिद्धांत हमेशा वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर शक्ति की उपस्थिति होगी, शक्ति की प्रेजेंट होगी, शक्ति उपस्थित होगी। यदि शक्ति उपस्थित नहीं तो वहाँ राजनीति होना किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, गुड। और इसी तरीके से देखो, राजनीतिक शक्ति व्यवहारवादी उपागम। जो राजनीतिक शक्ति है वो क्या करता है? बिहेवियरल अप्रोच है उसकी। ठीक है, क्या करता है? बिहेवियरल अप्रोच है उसकी पहुंच है व्यवहारवादी तक। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल पावर एंड बिहेवियरल अप्रोच। इसका मतलब क्या हो गया कि जो राजनीतिक शक्ति है उसकी क्या है? व्यवहारवादी उपागम क्या है? देखो, इस तरीके से समझते हैं। इसे है इन्होंने कहा कि राजनीतिक शक्ति का अध्ययन व्यवहारवादी उपागम के माध्यम से होना चाहिए। क्या? राजनीतिक शक्ति का अध्ययन कैसे होना चाहिए? व्यवहारवादी उपागम से। ये बात कही। व्यवहारवादी उपागम से कैसे होगा? देखो, ऐसा क्यों हो? सबसे पहले तो यह इसके दो मुख्य कारण बताए। क्या बताया? इन्होंने बताने की कोशिश की कि जो ये शक्ति है, शक्ति की गतिविधि अवलोकन के योग्य है। शक्ति की जो भी गतिविधि है वो क्या है? अवलोकन के योग्य है। योग्य है, अवलोकन मतलब देखने योग्य है, परीक्षण के योग्य है। ठीक है, जो भी शक्ति की गतिविधि है, जो भी शक्ति का यूज है, जो भी शक्ति के प्रयोग किए जा रहे हैं, जो क्या है? अवलोकन के योग्य है, मतलब उसके प्रयोग के योग्य है, हम उसे परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इसका मूल कारण यह है कि उसमें प्रभाव अथवा नियंत्रण ग्रस्त है। उसमें क्या है? सबसे मेन फैक्ट क्या है? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा मेन फैक्ट यूँ है कि इसमें क्या है? प्रभाव रहता है और नियंत्रण रहता है। या तो किसी देश का किसी पर दूसरे देश पर प्रभाव रहेगा, या किसी देश का दूसरे देश पर नियंत्रण रहेगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं? हम इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। आगे, शक्ति रखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के पास शक्ति के समुचित आधार अथवा तत्व तथा उनके प्रयोग करने की स्थिति योग्यता होनी चाहिए। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखो, इन्होंने कहा कि जो शक्ति जो है, जो प्रभाव और नियंत्रण, शक्ति रखने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास शक्ति है अथवा या समूह हो, या तो वो व्यक्ति हो या फिर व्यक्तियों का समूह हो जिसके पास क्या है? शक्ति है। जिसके पास क्या है? शक्ति है। इनके पास क्या है? समुचित आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही आधार होना चाहिए कि इसके पास शक्ति क्यों है और क्या है और किस लिए है, अथवा तत्व तथा उनके प्रयोग करने की स्थिति, और इन शक्तियों का जो प्रयोग किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। सबसे मेन फैक्ट ये हो गया। ठीक है, और योग्यता, मतलब कि इन शक्तियों का प्रयोग करने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। सिर्फ एक मिनट पॉइंट ये आप कह सकते हो कि जिस भी ह्यूमन के पास, जिस भी इंसान के पास शक्ति है, या फिर एक ऐसे इंसानों का समूह जिसके पास शक्ति है, उसके पास इसको प्रयोग करने की, इसको रखने की एक समुचित आधार होना चाहिए। अर्थात उसके पास इसे रखने की और इसका प्रयोग करने की एक योग्यता होनी चाहिए। अगर बिगड़ योग्यता के ये मनुष्य के पास या इस समूह के पास चली गई तो वो सर्वनाश कर सकता है। नंबर दूसरा पॉइंट देखो। नंबर दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि शक्ति रखने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहों में दूसरे के व्यवहारों को नियंत्रित करने की इच्छा अथवा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तब उसमें निहित शक्ति रूप से विश्वसनीय, क्या बहुत तो वैसे ही बोल रहा हूँ, इसीलिए विश्वसनीय होनी चाहिए, जिससे शक्ति का अनुभाविक अवलोकन किया जा सके। ये बात समझ में आई? देखो, इन्होंने कोशिश किया तो
ये जो शक्ति है वो ऐसे व्यक्ति पर होने चाहिए जो क्या कर सके, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा हो या फिर दृढ़ संकल्प हो। ऐसा नहीं है एक वैसा ही भाई बेवकूफ़ इंसान है उसको शक्तियाँ दे दी, भाई वो क्या करेगा उस शक्तियों का। ठीक है, एक ऐसे इंसान को शक्तियाँ देनी चाहिए जो दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा रखता हो या फिर उसका दृढ़ संकल्प हो कि मुझे क्या है, टॉप पे जाना है, मुझे अपनी कंट्री को टॉप पे ले जाना है, मुझे अपनी कंट्री के द्वारा क्या है, इसको सभी देशों का मुखिया बनाना है। इस तरीके का क्या है उसकी इच्छा होनी चाहिए और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ऐसे को शक्ति देना सही है भाई, ऐसे को शक्ति मत दो कि वो शक्ति का यूज ही ना करे, तो फिर फ़ायदा क्या है। इसी अनुसार आगे कहते हैं ये, यदि ऐसा नहीं होता तो शक्ति क्या है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। मतलब कि उस पर इस तरीके से विश्वास होना चाहिए कि वो शक्ति का बिल्कुल सही तरीके से और उचित तरीके से प्रयोग करे। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष है। जैसा कि आपने पूरे में देखा कि कहाँ है, हर वक्त संघर्ष ही संघर्ष हो रहा था, और लास्ट में आकर भी आप देख सकते थे कि यहाँ पर भी क्या है, संघर्ष ही हो रहा था। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हो या फिर डायरेक्टली हो, सभी के लिए क्या है, संघर्ष ही हो रहा था। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है, और सेकंड क्वेश्चन पर हम कल बातें करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बातें करेंगे। देखो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो, और इसीलिए आपसे हमारी विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, शायद किसी का फ़ायदा हो सके। जैसा कि आपको पता है जो स्टडी से रिलेटेड होती है किसी चीज़ को आगे नहीं पहुँचाते, ठीक है नहीं, तो इसीलिए भाई आपसे हमारा विनम्र निवेदन है ये आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू सो मच।